ये सोच रहे होंगे कि पिछले वीडियो में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर तो पढ़ा है नहीं, पर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के पहले हम ये देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस है एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। पर आप ये सोच रहे होंगे कि डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन क्या होता है ये देखते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि जब भी पार्टिकल्स जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है पार्टिकल्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। उसका एक हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे कि आप रूम फ्रेशनर यूज करते हो, तो आप रूम में बैठे हो, आप रूम के एक कॉर्नर में जब रूम फ्रेशनर स्प्रे करोगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये रूम फ्रेशनर की स्मेल है या फिर जो ऑर्डर है वो क्या होगी, पूरे रूम में फैल जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पे आपने स्प्रे किया था वहां पे जो रूम फ्रेशनर के पार्टिकल्स थे या मॉलिक्यूल्स थे, उनका जो कंसंट्रेशन था वो कैसा था, हाई था। अब उनका जो कंसंट्रेशन हाई है तो वो वहां से किस तरफ जाएंगे, जिस तरफ उनका कंसंट्रेशन कैसा है, लो है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा था पार्टिकल्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये क्यों हो रहा था या किस वजह से हो रहा था? तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक जगह पे उनका कंसंट्रेशन एकदम हाई है, बाकी सब जगह पे या तो उनका कंसंट्रेशन लो है या फिर जीरो है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो जगह पे जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस है उसके कारण जो पार्टिकल्स है वो हायर कंसंट्रेशन किस तरफ जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये जो था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस है दो जगह में, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या है, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो पार्टिकल्स है रूम फ्रेशनर के वो हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये जो ट्रांसफर था मॉलिक्यूल्स का, इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन वो कैसा एक प्रोसेस है, मास ट्रांसफर प्रोसेस है या फिर मास ट्रांसफर ऑपरेशन है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। पर वो क्यों हो रहा है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि आपने देखा एक कॉर्नर में जो रूम फ्रेशनर के मॉलिक्यूल्स थे उनका कंसंट्रेशन कैसा था, हाई था, बाकी सब कॉर्नर में या तो जीरो था या तो एकदम लो था। जिस वजह से हायर कंसंट्रेशन से जो रूम फ्रेशनर के मॉलिक्यूल्स थे वो किस तरफ जा रहे थे, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये जो ट्रांसफर था इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। पर ये जो सिस्टम थी यहाँ पर जिस चीज का ट्रांसफर हो रहा था उसमें सिंगल कंपोनेंट प्रेजेंट था। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स था वो क्या था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वैसे ही अगर हमारे सिस्टम में एक से ज्यादा कंपोनेंट हो तो वहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल। वो हम देखेंगे ऑस्मोसिस में। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्मोसिस क्या है। When a pure solvent and a solution are kept with a semi-permeable membrane between them, the solvent particles pass through the membrane from the solvent side to the solution side. This phenomena is known as osmosis. तो ये ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक बीकर लिया हुआ है। इस बीकर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि बीच में हमने रखी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या है कि वो सॉलिड के पार्टिकल्स को पास होने नहीं देता। सिर्फ किसको पास होने देगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो लार्जर मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देगा और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें वो पास होने देगा। तो यहाँ पर जो बीकर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो एक पार्ट में हमने क्या फिल किया है, प्योर सॉल्वेंट जो कि क्या है, वाटर है। और सेकंड पार्ट में क्या है, सॉल्यूशन है जो कि किसका है, वाटर और सॉल्ट का। जहां पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो जीरो है या एकदम लो है, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है। तो यहाँ पर जो ये सॉल्वेंट है वो एकदम कैसा है, प्योर फॉर्म में है। तो इस सॉल्वेंट की जो केमिकल पोटेंशियल होगी वो कैसा होगी, हाई होगी। क्योंकि केमिकल पोटेंशियल हमेशा प्योर सब्सटेंस का कैसा होता है, हाई होता है। जबकि मिक्सचर्स की बात करें तो उनका केमिकल पोटेंशियल कैसा होता है, लो होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन है सॉल्ट और वाटर का, तो इसका केमिकल पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में कैसा होगा, लो होगा। अब आपको पता है कोई भी चीज हमेशा कहां से कहां जाती है, हाई टू लो। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड या फिर जीरो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की तरफ से कहां जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की तरफ। तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, जो हम इस एरो के थ्रू बता रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये जो मेम्ब्रेन है वो कैसा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देगा। तो ये जो प्रोसेस था जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड या फिर जीरो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की तरफ से कहां जा रहे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की तरफ,
तो उस ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस स्पेशल केस इसलिए है डिफिजन का क्योंकि ऑस्मोसिस किस में होता है, फ्लूइड्स में। और साथ ही में और ऑस्मोसिस डिफिजन का स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि ऑस्मोसिस किस में होता है, लिक्विड्स में। जबकि डिफिजन की बात करें तो डिफिजन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेस में पॉसिबल है। जबकि ऑस्मोसिस की बात करें तो वो सिर्फ किस में होता है, लिक्विड में। और ऑस्मोसिस के लिए और एक जरूरी कंडीशन क्या होती है कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और जीरो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। और ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, या फिर जो ट्रांसफर है यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, तो ये ट्रांसपोर्ट था, इसे हम मास ट्रांसफर बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट था है ना मॉलिक्यूल्स का, ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें बाहर से हमें कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं केमिकल पोटेंशियल में ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो प्योर फॉर्म में है तो इसका केमिकल पोटेंशियल कैसा होगा, हाई होगा। और ये मिक्सचर है तो मिक्सचर का केमिकल पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, लो होता है प्योर कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में या फिर प्योर सब्सटेंस के कंपैरिजन में। कोई भी चीज हमेशा हाई टू लो फ्लो करती है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है केमिकल पोटेंशियल वो सॉल्वेंट का वो कैसा है, हाई है इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड या फिर जीरो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की तरफ से कहां जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की तरफ। तो यहाँ पे जो मास ट्रांसफर हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल पोटेंशियल में ग्रेडियंट की वजह से या फिर केमिकल पोटेंशियल की वजह से या फिर उनमें डिफरेंस की वजह से। तो ये ट्रांसपोर्ट है उसमें हमें ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें हमें बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करनी नहीं पड़ रही है। तो ऑस्मोसिस जो है वो कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमें बाहर से कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती। अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन लेके जाना पड़े तो वो तो अपने आप नहीं होंगे, तो वहां पे हमें बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पंप का। पंप क्या करता है, जैसे कि पंप की बात करें तो पंप क्या करता है, हमेशा पानी को लोअर हाइट से कहां लेके जाता है, हायर हाइट तक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं लोअर पोटेंशियल एनर्जी से कहां लेके जाता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो टू हाई जा रहा है वाटर, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो बाहर से जब एनर्जी लगाते हैं हम लोग किसी भी प्रोसेस में, तो वो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे वाटर का फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है या फिर लोअर हाइट टू हायर हाइट, ये जो ट्रांसपोर्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये अपने आप तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज लो टू हाई अपने आप नहीं जाती, वो हमेशा कहां से कहां जाती है, हाई टू लो। तो हाई टू लो हम यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है या सब्सटेंस है वो अपने आप जा रहे हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जबकि ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें चीजें या सब्सटेंस या कंपोनेंट्स लो टू हाई लेके जाने पड़ते हैं, तो वहां पे हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो तो कैसे है, पैसिव है, क्योंकि अगर सिंगल कंपोनेंट हो तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है, मतलब वहां पर जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जबकि ऑस्मोसिस की बात करें तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल। तो आपको पता है जैसे कि प्योर कंपोनेंट्स का केमिकल पोटेंशियल हाई होता है और मिक्सचर का केमिकल पोटेंशियल कैसा होता है, लो होता है। तो हम देखते हैं केमिकल पोटेंशियल क्या है। केमिकल पोटेंशियल इज नोन एज पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी मतलब क्या, अब कोई भी सिस्टम में अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो फ्री एनर्जी में चेंज आ रहा है किस वजह से, अगर उस रिएक्शन या फिर सिस्टम में हम लोग कोई भी एक कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हम चेंज कर देवे, तो उस वजह से उस सिस्टम या रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी में चेंज आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल। फिर से एक बार देखते हैं केमिकल पोटेंशियल क्या है, कि कभी भी किसी सिस्टम में हम किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज करते हैं तो उस वजह से जो फ्री एनर्जी में चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल। यहाँ पर जो फ्री एनर्जी है वो हम किस फ्री एनर्जी की बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की। तो गिब्स फ्री एनर्जी जैसे कि आपने 11 में पढ़ा होगा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी हमें मिलती है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी वर्क कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम ये देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड या फिर जीरो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड से कहां जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की तरफ। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, प्योर फॉर्म में है, तो यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल कैसा है, इसका हाई है और इसका केमिकल पोटेंशियल कैसा है, लो है। और साथ ही में जो मेम्ब्रेन है वो कैसे, सेमी परमेबल
मतलब ये सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास कर देगी और सॉलिड के नहीं, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है मतलब यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कहां से कहां जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड या फिर जीरो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की तरफ से कहां जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सेप्ट कर रहे होंगे यहाँ पर इस तरफ राइट हैंड साइड में, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हमें ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस साइड से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इस साइड से अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे ना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पर जा रहे, ना ही यहाँ से यहाँ पर। तो उस पॉइंट पे जो हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे थे वो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि वो जो प्रेशर है वो इस नेचुरल प्रेशर जो कि केमिकल पोटेंशियल की वजह से लग रहा है, केमिकल पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लो सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ से हाई सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, तो उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सेप्ट हो रहा था उसके इक्वल हो गया ये प्रेशर, जिस वजह से अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ना यहाँ से यहाँ पर जा रहे, ना यहाँ से यहाँ पर। तो उस टाइम पे जो हम प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, वो प्रेशर कैसा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। अब हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। The osmotic pressure of a solution is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis, that is, to stop the passage of solvent molecules through a semi-permeable membrane into the solution। अब इसका मतलब क्या है ये हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि हमारे पास बीकर है जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इस बीकर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बीच में एक सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन और इस साइड हमने फिल किया है प्योर सॉल्वेंट जो कि वाटर, जबकि इस साइड हमने क्या फिल किया है, सॉल्यूशन जो कि है सॉल्वेंट और सॉलिड का मिक्सचर जिसमें सॉल्वेंट है वाटर और सॉलिड है NaCl। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये प्योर फॉर्म है तो इसका केमिकल पोटेंशियल ज्यादा था, ये मिक्सचर है तो इसका केमिकल पोटेंशियल कम था, जिस वजह से क्या होता था कि यहाँ पे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड या फिर जीरो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की साइड से कहां जाते थे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की तरफ। क्लियर है? तो ये जो प्रोसेस हो रही थी ये किस वजह से हो रही, केमिकल पोटेंशियल की वजह से, जो कि इस प्रोसेस में क्या था, ड्राइविंग फोर्स था। केमिकल पोटेंशियल ड्राइविंग फोर्स कब होता है, जो प्रोसेस में दो या दूसरे का कंपोनेंट्स हो। तो यहाँ पर ये जो केमिकल पोटेंशियल के कारण जो नेचुरली जो प्रेशर लग रहा था, मतलब जिस प्रेशर से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है सॉल्वेंट के वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे थे, तो ये जो प्रेशर था, ये प्रेशर जो होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और ये प्रेशर हम फाइंड कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया कि ये जो बीकर है इस बीकर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो दोनों साइड क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कुछ अप्लाई हो रहा होगा एटमॉस्फेयर की वजह से, तो यहाँ पर भी कितना कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा एटमॉस्फेयर की वजह से, जो कि होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे ये ऑस्मोसिस को रोकना है, तो ऑस्मोसिस में जो नेचुरली जो प्रेशर लग रहा है वो कहां से कहां लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो मुझे अब प्रेशर कहां लगाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड, मतलब कि सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन के ऊपर मैं प्रेशर लगा रहा हूं। अब धीरे धीरे मैं क्या करता हूं, प्रेशर इंक्रीज करता हूं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे क्या होता है कि ना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहां से यहां पर जा रहे हैं और ना ही यहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहां पर जा रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया यहां पर, एक्स्ट्रा प्रेशर जो मैंने अप्लाई किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एडिशन में, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों साइड एक्ट हो रहा था, तो उसके एडिशन में जो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया वो प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। और वो प्रेशर क्या हो गया, ये जो नेचुरल प्रेशर था जिस प्रेशर से सॉल्वेंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे थे उसके इक्वल हो गया। तो ये जो प्रेशर था इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये प्रेशर मैं अप्लाई करता हूं तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। मतलब ना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे, ना ही राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। तो अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है वो हम देखेंगे डेरिवेशन की हेल्प से। जैसे कि अकॉर्डिंग टू बोयल्स-वेंटॉफ लॉ, बोयल्स-वेंटॉफ लॉ क्या बोलता है कि जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन के साइड में अप्लाई करें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का वो बढ़ा दूंगा, इन शॉर्ट ये जो मिक्सचर है उसकी जो केमिकल पोटेंशियल है या ये जो मिक्सचर है उसका जो केमिकल पोटेंशियल है वो क्या होगा, और डिक्रीज हो जाएगा, जिससे जो डिफरेंस है इस प्योर सब्सटेंस के केमिकल, इस प्योर सॉल्वेंट के केमिकल पोटेंशियल में और इस मिक्सचर के केमिकल पोटेंशियल में वो क्या होगा, और बढ़ जाएगा, जिससे जो प्रेशर लग रहा था सॉल्वेंट के
ट्रांसपोर्ट से, जो कि सॉल्वेंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे थे, तो प्रेशर क्या होगा और बढ़ जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे जो प्रेशर लगाना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एक्सेस में इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, तो वो प्रेशर भी क्या होगा बढ़ जाएगा। मतलब कि जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं सॉल्यूशन का, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है वो भी क्या होगा बढ़ जाएगा। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा मुझे, n/v। पाई क्या है यहाँ पर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, और जैसे कि कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया C = n/v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v। अब अकॉर्डिंग टू गेल-लुसेक्स लॉ, गेल-लुसेक्स लॉ क्या बोलता है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, टेंपरेचर को। पर कब, जब हम कंसंट्रेशन क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है टेंपरेचर, है ना। बोयल्स-क्वांटम लॉ में क्या हो रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन को, पर कब, जब हम टेंपरेचर क्या रखेंगे कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है और मैं कंसंट्रेशन में बढ़ा रहा हूँ सॉल्यूशन का, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या होगा बढ़ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर मैंने क्या किया है कि कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अगर मैं टेंपरेचर बढ़ाता हूँ तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या होगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v × T। अब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूंगा तो वहाँ पे क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि क्या है R है। अब R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखो ये इक्वेशन क्या होता है, ये V जो है इस V को हम सामने जाने देंगे तो वहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा पाई × V = nRT। अब जो n है n की जगह पे लिख सकते हैं W/m। n क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, जो कि क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने क्या किया n की जगह पे W/m रख दिया, तो इक्वेशन क्या बनेगा पाई × V = W/m × RT। अब क्या होगा, इस V को हम सामने रख देंगे तो पाई इक्वल क्या बनेगा WRT/m × V। तो जैसे आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो इंक्रीज करूंगा तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, या फिर मैं जो टेंपरेचर है वो इंक्रीज करता हूं तो भी क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। पर R तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो R में कोई चेंज नहीं आएगा। और जैसे मैं यहाँ पे वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, मतलब कि जो सॉल्वेंट का अमाउंट है उसमें अगर इंक्रीज कर दूंगा मैं तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके साथ क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये इक्वेशन, इसमें पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, W क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, M क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और T क्या है टेंपरेचर, और R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हम अप्लाई करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। If pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side, the solvent will flow from the solution into the pure solvent through the semi-permeable membrane. This phenomena is called reverse osmosis. अब इसको समझने के लिए हमने फिर से एक एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल में हमारे पास फिर से एक बीकर है, उस बीकर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस बीकर के एक पार्ट में हमने क्या फिल किया प्योर सॉल्वेंट, जबकि दूसरे पार्ट में क्या फिल किया है सॉल्यूशन जो कि बना है सॉलिड और सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है वाटर है और सॉल्वेंट क्या है NaCl। अब क्या हो रहा है, जैसे कि आपको पता था हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा कि जो प्योर सॉल्वेंट्स है उनका जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा हाई होगा, और जो मिक्सचर्स है या सॉल्यूशन है उनका जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा लो होगा। जिस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो लो सॉलिड कंसंट्रेशन या फिर जीरो सॉलिड कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे हाई सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो उस टाइम पे जो ये प्रेशर लगा रहे होंगे केमिकल पोटेंशियल की वजह से, या केमिकल पोटेंशियल में जो ग्रेडियंट है इसका केमिकल पोटेंशियल हाई है इसका केमिकल पोटेंशियल लो है, तो उस टाइम पे जो नेचुरली प्रेशर लगा रहे होंगे जिस प्रेशर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं वो जो प्रेशर है उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर ये ऑस्मोसिस प्रोसेस मुझे रोकनी है तो मुझे क्या करना पड़ता कि यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर ऐड करना पड़ता बाहर से, जैसे कि नॉर्मली दोनों साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऐड हो ही रहा है, उसके अलावा यहाँ पर जो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस के कारण अप्लाई हो रहा है जिस वजह से जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं राइट हैंड साइड। तो अगर ये ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो मुझे रोकना है तो मुझे सॉल्यूशन के साइड एक्सेस प्रेशर लगाना होगा बाहर से, जो कि क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लगा था मैं धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ
तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट में क्या होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ना ही इस साइड से इस साइड आते हैं, ना ही इस साइड से इस साइड जाते हैं, तो उस टाइम पे जो प्रेशर था वो इस नेचुरल प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस प्रेशर पे ना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पर जा रहे, ना ही यहाँ से यहाँ पर जा रहे। तो अब जैसे मैं इस प्रेशर से वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, मतलब कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी मैं वैल्यू और इंक्रीज करता हूँ, तो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, वो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जिस वजह से क्या होगा, अब मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे, पर बीच में जो सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन है, जिससे क्या होगा, ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, तो जाएगा कौन, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड से कहाँ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड या फिर जीरो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो ऑस्मोसिस से कैसा है, प्रॉपर उल्टा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे बाहर से सॉल्यूशन पे, तो क्या होगा, नेट मूवमेंट जो है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ना ही सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, ना ही सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ पर जाएंगे। पर जैसे ही मैं सॉल्यूशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता हूँ, तो जिससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन साइड के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो वहां से कहाँ जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। तो ये जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस से पूरा क्या उल्टा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये प्रोसेस अब यूज कहाँ होता है, तो ये यूज कहाँ होता है, हमारे आरओ प्यूरिफायर में। आरओ प्यूरिफायर जो हम लोग यूज करते हैं घर पे, जो हमारे वाटर को प्यूरिफाई करता है, वो एक्चुअली क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरिफायर है। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक साइड हमारा प्योर वाटर होता है, दूसरी साइड क्या होता है, सॉल्ट वाटर। तो हम क्या करते हैं, हमारे वाटर को सॉल्ट के जो सॉल्यूशन है उससे क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो वो जो प्रोसेस हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं वो क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन है। तो उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने टाइप के सॉल्यूशन है, तीन टाइप के सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन है क्या, अब उसके लिए क्या किया हमने, एक एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, कंटेनर है, और कंटेनर में हमने क्या रखा हुआ है, सेल रखा हुआ है। अगर कंटेनर में जो हम सॉल्यूशन डालते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो, और सेल के अंदर जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, मतलब सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में जो वाटर है या जो सॉल्यूशन है वाटर और सॉल्ट का, उसका जो कंसंट्रेशन है वो बाहर के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से मैच कर जाए, तो इसमें क्या होगा, ना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर जाएंगे, ना ही अंदर से बाहर आएंगे। क्यों, क्योंकि अंदर जो साइटोप्लाज्म में सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है, उसमें जो सॉलिड का कंसंट्रेशन है, और बाहर जो ये सॉल्यूशन है उसमें जो सॉलिड का कंसंट्रेशन है वो दोनों कैसे सेम है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, नो नेट मूवमेंट, मतलब कि ना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर से बाहर जाएंगे, ना ही बाहर से सेल के अंदर आएंगे। तो ऐसे ही सेकंड जो टाइप है वो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सेल जिस सॉल्यूशन में रखा जाता है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा है, एकदम हाई है, जबकि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो कैसा होगा, लो होगा। मतलब कि यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कैसे ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम है। तो इससे क्या होगा कि पानी जो है वो सेल में से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो सेल विल क्या होगा, लूज वाटर। तो ये क्या था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वैसे ही तीसरा क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल जिस सॉल्यूशन में प्लेस किया गया है उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है सॉलिड का, वो सेल के साइटोप्लाज्म में जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है उससे कैसा होगा, कम होगा। तो अब क्या होगा कि बाहर जो कंसंट्रेशन है सॉलिड का वो कम है, और अंदर साइटोप्लाज्म में जो सॉल्यूशन का सॉलिड का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, ज्यादा है। मतलब बाहर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे ज्यादा है, और अंदर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे है, कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यानी वाटर बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, मतलब इसमें सेल क्या होगा, फुल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सेल विल गेन वाटर। तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।